So students, in this session we will be studying about protein binding of drugs. Myself Dr. Prabjot Singh. Now we will start with the session. So protein binding is defined as the phenomena of complex formation of drug with protein. The proteins are particularly responsible for such an interaction. A drug can interact with several tissue components. तो जब आपकी एक बार ड्रग एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच गई। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जब वो पहुंचेगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर जब वो पहुंच गई तो उसका जो सबसे पहले उसका जो जिससे इंटरेक्ट करेगी वो है ब्लड के कंपोनेंट्स। अब ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड के अंदर एक तो सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए। दूसरा उसके अंदर होते हैं आपके प्रोटीन्स अलग अलग तरह की होती हैं। एल्बुमिन होगी जिसको कहते हैं ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, ठीक है। अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबुलिन्स, तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद आपका जो ड्रग है वो इनसे इंटरेक्ट कर सकती है। अब होता क्या है कि इसमें जैसे डायग्राम में दिखाया है कि ड्रग आ रही है और ये किसी प्रोटीन से या किसी सेल के कंपोनेंट से ये इंटरेक्ट करके इसके साथ बाइंड हो रही है। बाइंड होने से अब होता क्या है कि जो ड्रग आपकी है वो एक तरह से रिज़र्व हो जाती है। वो ना तो कहीं पर जा सकती है ब्लड को छोड़ के, क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा होता है प्रोटीन का, और कम्प्लेक्स का साइज़ और बड़ा हो जाता है, और वो कैपिलरीज को नहीं छोड़ सकता। तो ड्रग आपकी एक तरह से इम्यून हो जाती है, ना तो वो आपकी एलिमिनेट होती है, ना वो कोई अपना एक्शन देती है। तो ड्रग ऐसी ही स्थिति में ब्लड के अंदर पड़ी रहती है। और क्योंकि एक रिवर्सिबल फॉर्म में होता है ये, तो रिवर्सिबल होने के कारण क्या है, कुछ टाइम के बाद ड्रग वहाँ से लीव भी कर देती है। जिस भी चीज़ के साथ वो बाइंड हुई है उसको वो छोड़ भी देती है। तो इससे क्या होता है कि जब आपका एक बार ड्रग के साथ कम्प्लेक्स बन गया प्रोटीन का, तो प्रोटीन वहाँ पर बाइंड होगी, उससे उसकी क्या है, हाफ लाइफ बढ़ जाती है। हाफ लाइफ क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो लीवर के पास नहीं जा सकती, वो एलिमिनेट नहीं हो सकती बॉडी में से, किडनी पे नहीं जा सकती। तो इस तरह से वो ड्रग एक तरह से क्या हो जाती है, रिज़र्व हो जाती है, उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। हाफ लाइफ बढ़ने से क्या होएगा, जो ड्रग का डोज जैसे अगर 24 आवर्स के बाद दे रहे थे हम, तो वो और लंबा टाइम हो जाएगा उसका। तो इस हिसाब से जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है काफ़ी एक एसेंशियल कंपोनेंट है पढ़ने के लिए। The proteins are particularly responsible for such an interaction. A drug can interact with several tissue components. तो दो चीज़ों से इंटरेक्ट करती है मेनली ड्रग। फर्स्ट इज़ ब्लड के दो हिस्से होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। एंड सेकंड इज़ द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू, प्रोटीन्स, फैट्स, बोन्स, एक्सेट्रा। उसके बाद जो प्रोटीन बाइंडिंग है, इंट्रा सेलुलर बाइंडिंग या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग भी कही जाती है। तो इसको हम थोड़ा और एक बार डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। चलो यही है इसके अंदर। उसके बाद मैकेनिज्म्स क्या होते हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के? बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन इज जनरली ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जनरली इन्वॉल्व्स वीक केमिकल बॉन्ड सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेंट्रवाल फोर्सेस। और जो इरिवर्सिबल होता है, दो रेयर, अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बाइंडिंग एंड इज ऑफन अ रीजन फॉर कार्सिनोजेनिसिटी और टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। तो ज़्यादातर आपकी रिवर्सिबल ही होती है, और अगर इरिवर्सिबल हो जाती है तो उससे क्या फिर कैंसर कॉज होता है या फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ड्रग फिर ड्रग इन प्लाज्मा, फिर या तो ये रिसेप्टर के पास जाके बाइंड हो सकती है और फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक रिस्पॉन्स दे सकती है। दूसरा क्या है, ड्रग रिवर्सिबली प्रोटीन बाउंड हो जाएगी और वो क्या करेगी, नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देयरफॉर नो थेरापेटिक एक्शन। अब ये डबल एरोज दिखा रहे हैं कि इन बोथ डायरेक्शन दैट ड्रग इज रिवर्सिबली बाउंड। तो रिवर्सिबल होने के कारण वो फ्री भी हो जाती है और फिर वो एक्शन भी दे सकती है।
बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट्स। सो ब्लड के अंदर सबसे पहले आता है प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इज रिवर्सिबल। द एक्सटेंट और ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन, फिर उसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और उसके बाद ग्लोबुलिन्स। तो सबसे पहले बात होएगी ह्यूमन सीरम एल्बुमिन की। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन about 59% of blood, having a molecular weight of 65,000 Dalton with large drug binding capacity. Endogenous compounds and large variety of all types of drug bind to the human serum albumin. तो जो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन है ये काफ़ी एक बड़ा पार्ट होता है, और ब्लड की अगर हम परसेंटेज में देखें तो काफ़ी ये एक बड़ा पार्ट है। अगर हम इसमें इसके अंदर टेबल में देखें तो 3.5 to 5% ग्राम परसेंट के अंदर इसकी जो ब्लड की कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। तो अगर हम एक बात करें कि अराउंड 6 लीटर्स ऑफ ब्लड है बॉडी के अंदर, तो 6 लीटर्स का मतलब क्या है कि 5% उसका हो गया 300 ग्राम्स और 300 ml। तो 300 ml के करीब आपकी ह्यूमन सीरम एल्बुमिन होएगी, और उससे क्या है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अगर हम अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का देखें तो इट इज़ अबाउट 0.04 to 0.1%। तो 0.1% तो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है। लिपोप्रोटीन की वेरिएबल कंसंट्रेशन होती है। तो इसके बाद जो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन है इसके ऊपर 4 डिफरेंट साइट्स होती हैं बाइंडिंग की। जो बाइंडिंग साइट्स हैं 4 तरह की हैं इसके ऊपर। इनको हम इसमें डायग्राम में भी दिखाते हैं आपको। साइट 1 इज द वारफेरिन बाइंडिंग साइट, साइट 2 इज डायजेपम बाइंडिंग साइट, साइट 3 इज डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट एंड साइट 4 इज द टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। तो 4 तरह की मेन साइट्स होती हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं जैसे वारफेरिन, जिन ड्रग्स की स्ट्रक्चर आपका रिजेंबल करेगा वारफेरिन से, ऐसी ड्रग साइट 1 पे बाइंड हो सकती हैं आपकी। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं? वारफेरिन, उसका दूसरा नाम है साइट का एजाप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट। सेवरल NSAIDs, फिनाइलब्यूटाजोन, नेप्रोक्सन, इंडोमेथासिन, सल्फोनामाइड्स एक्सेट्रा, दिस बाइंड टू द साइट 1। उसके बाद जो साइट 2 है डायजेपाइन बाइंडिंग साइट, इसके अंदर बेंजोडाइजेपिन्स, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा, दिस बाइंड टू साइट 2। साइट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ मोस्ट ड्रग्स। सबसे मोस्ट मेजर बाइंडिंग साइट्स यही हैं। उसके अलावा जो साइट 3 है वो है डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट, एंड साइट 4 इज द टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। तो ये सारी साइट्स के हिसाब से ड्रग बाइंड होती है। किसी साइट के लिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी साइट, और दूसरी जो साइट्स होती हैं दे कैन बी कॉल्ड एज सेकेंडरी साइट। तो जब कोई ड्रग आएगी अगर उसको प्राइमरी साइट अवेलेबल मिलेगी तब वो उस पर जाके बाइंड हो जाएगी। अगर प्राइमरी साइट नहीं अवेलेबल होती है तो वो सेकेंडरी साइट पे भी जाके बाइंड हो सकती है। फॉर एग्जांपल साइट 1 इज़ द प्राइमरी साइट फॉर डाइकोमरोल एंड साइट 2 इज़ द सेकेंडरी साइट। अब होएगा क्या, ग्रुप ऑफ ड्रग्स डेट बाइंड टू सेम साइट compete with each other for binding, but drugs that bind to one site do not competitively inhibit binding of drug to other sites. However, they may either promote or retard binding of drug to another site by energetic coupling mechanisms. तो होता क्या है कि अगर एक साइट है जैसे वारफेरिन साइट है, अब यहाँ पर 2 ड्रग्स आ गई, जैसे एक का नाम है आइबुप्रोफेन और दूसरे का नाम है कीटोप्रोफेन। तो अब ये आएंगी, अब इनको क्या है कि ये कंपटीशन हो जाएगा इनके बीच में कि कौन वहाँ पर जाके बाइंड होएगी। तो जिसकी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होएगी वो वहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगी, और दूसरी ड्रग ऐसी ही रहेगी। मान लो एक ड्रग पहले आई, उसकी बाइंडिंग की जो एफिनिटी है वो कम है, तो वो जाके जैसे बाइंड होगी। अब जब दूसरी ड्रग वहाँ पर आएगी तो वो क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस कर देगी वहाँ से। अब वो क्या होगी, डिस्प्लेस जो ड्रग करेगी वो वहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगी, और जो ड्रग पहले वहाँ पर बाइंड थी वो वहाँ से छूट जाएगी। तो उसके छूटने से क्या होएगा, उसकी ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी फ्री ड्रग की,
और जो पहले फ्री थी वो बाइंड होने से उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसके बाद है आपकी बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसका सेकंड नेम है ओरोसोम्यूकॉइड। इट हैज़ अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 44,000 एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 0.04 to 0.51 ग्राम परसेंट। इट बाइंड्स टू नंबर ऑफ बेसिक ड्रग्स लाइक इपिप्रामीन, लिडोकेन, प्रोपेनोलोल, क्विनिडीन एक्सेट्रा। इसके बाद जो अगली साइट है डेट इज बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स आर एम्पीफिलिक इन नेचर। एम्पीफिलिक का मतलब क्या होता है, बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक। इट कंटेन्स कम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड एपोप्रोटीन्स। द लिपोफिलिक लिपिड कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड हाइड्रोफिलिक एपोप्रोटीन कंसिस्ट ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन। तो दोनों तरह की इसके अंदर साइड्स इसका जो कंपोजिशन है एम्पीफिलिक है, लिपोफिलिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। द मॉलिकुलर weight of lipoprotein is from 2 lakh to 34 lakhs Dalton. Depending on their chemical composition, they are classified on the basis of their density: chylomicrons, very large density lipoproteins, low density lipoproteins and high density lipoproteins. तो इस हिसाब से इनकी अलग अलग इन पे जो ड्रग्स हैं वो बाइंड होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर affinity. The binding of drugs to lipoprotein is non-competitive. A number of acidic diclofenac, neutral cyclosporine A, basic drugs chlorpromazine bind to lipoprotein. Basic lipophilic drugs have relatively more affinity. Lipoprotein binding becomes significant in case of drugs that predominantly bind to them, and secondly when levels of HSA and alpha 1 acid glycoprotein in plasma are decreased. ठीक है, तो ये इसके बाद अगली है आपकी बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स इट मेनली बाइंड्स टू एंडोजेनस सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा। सेवरल ग्लोबुलिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अल्फा 1 ग्लोबुलिन, इसका नाम है ट्रांसकोटिन, इसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंड होती हैं। अल्फा 2 इसको सेरोलोप्लाज्मिन कहते हैं। इट बाइंड्स टू विटामिन ए, डी, ई, के एंड क्यूप्रिकाइंस। उसके बाद बीटा 1 ग्लोबुलिन, इसको ट्रांसफेरिन भी कहते हैं। इट बाइंड्स टू फेरेसाइंस। उसके बाद आते हैं ब्लड के जो सेल्स होते हैं। अब तक तो प्रोटीन्स थी, अब है ब्लड सेल। सो 40% जो ब्लड होता है वो सेल्स ही होते हैं उसके अंदर, विच मेजर इज द रेड ब्लड कार्पोसेल्स आरबीसी ही, जो 95% होता है ब्लड का। आरबीसी इज 500 टाइम्स इन डायमीटर एज एल्बुमिन। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एंट्री इनटू आरबीसी इज मोर फॉर लिपोफिलिक ड्रग्स, thus significant RBC drug binding is possible. RBC comprises of 3 components. तो बेसिकली क्या है कि जो एफिनिटी है वो एक चीज़ होती है, लेकिन जो अमाउंट है किसी चीज़ का वो काफ़ी हद तक उसको अफेक्ट करता है। तो जैसे कि आपकी जो ड्रग है अगर उसका जो बाइंडिंग साइट है उसका अमाउंट ही थोड़ा है बाइंडिंग साइट का, तो वो ज़्यादा ड्रग को बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर बाइंडिंग साइट का अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है, जैसे आरबीसी है बहुत ज़्यादा होता है उसका अमाउंट, तो वो ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को बाइंड कर पाती है। पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन है या आरबीसीज हैं, इनका जो अमाउंट होता है वो ड्रग से हमेशा ज़्यादा ही होता है। कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्रग का जो अमाउंट होता है वो कितना होएगा आपका 100 mg to 500 mg, इतना आप उसका डोज लेते हो। पर जो अमाउंट ऑफ आरबीसीज हैं या फिर ह्यूमन सीरम एल्बुमिन है, ये मैंने आपको बताया कि 300 ग्राम उसके लिए है आपका ह्यूमन सीरम एल्बुमिन के लिए। आरबीसी तो 40% है बॉडी सेल्स के, तो इस तरह से इनका जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब आरबीसी के ऊपर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी के जहाँ पर ड्रग बाइंड हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ द हेमोग्लोबिन। इट हैज़ मॉलिकुलर वेट ऑफ 64,500 डाल्टन्स। ड्रग्स लाइक फेनोटाइन, पेंटोबार्बिटल बाइंड टू hemoglobin. Second is carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase inhibitor drugs are bind to this site like acetazolamide, chlorthalidone. उसके बाद ये डायरेटिक्स होती हैं ड्रग्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इमिप्रामीन, क्लोरप्रोमाजीन, दे बाइंड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। उसके बाद ब्लड के बाद ड्रग कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी टिश्यू के ऊपर।
तो ड्रग कैन बाइंड टू वेरियस टिश्यू. द टिश्यू ड्रग बाइंडिंग इज मच मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज द बॉडी टिश्यू कंप्राइज 40% ऑफ बॉडी वेट विच इज़ 100 टाइम्स दैट ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन. तो ये HSA है यहाँ पर, HAS नहीं है. अ टिश्यू कैन एक्ट एज स्टोरेज साइट फॉर ड्रग्स. स्टोरेज साइट का मतलब क्या है कि जहाँ पर जाके ड्रग एक बार बाइंड होगी तो वो एक स्टोर होगी वहाँ पर, क्योंकि उसको छोड़ तो वो सकती नहीं. छोड़ती क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर जो टिश्यू के साथ बाइंडिंग होती है वो कई बार क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल भी हो जाती है. तो इस कारण से वो क्या है, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाती है ड्रग परमानेंटली. जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं कि क्लोरक्विनीन है, उसको जब ज़्यादा यूज़ करते हैं इट बाइंड्स टू द आइज़. आइज़ में जाके बाइंड हो जाती है रेटिना के साथ. तो उससे क्या होता है, आइज़ की जो जो आई साइट है वो इफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग इन टिश्यू आर लिपोफिलिसिटी, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ड्रग, परफ्यूजन रेट, pH differences, etc. The order of binding of drug to extravascular tissue is liver, kidney, lung, muscles. Several examples of extravascular tissue drug binding are liver, lungs, kidney, skin, eyes, hairs, etc. तो इन सब के साथ जाके ड्रग बाइंड हो सकती है. उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग. कैसे आप पता लगाओगे कि कितनी ड्रग आपकी बाइंड है, कितनी नहीं बाइंड है? तो इसके लिए आपके मेनली दो मेथड्स आते हैं. वन इज इनडायरेक्ट टेक्निक एंड अनदर वन इज डायरेक्ट टेक्निक. तो इनडायरेक्ट टेक्निक में क्या है, आप सीधे ड्रग को नहीं मापते, पहले उसके ऊपर कुछ, उसको जो ड्रग है उसको, जो आपकी अनबाउंड ड्रग है उसको ही मापा जाता है. डायरेक्टली बाइंड ड्रग को आप नहीं माप सकते, तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट टेक्निक कहते हैं. और जो डायरेक्ट टेक्निक होती है वो सीधी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रोटीन और बाइंड जो ड्रग है वो डायरेक्टली उसको ही मेज़र कर सकती है. तो जो आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टेक्निक्स हैं. जो इनडायरेक्ट टेक्निक्स के अंदर आपकी जो पहली टेक्निक आती है उसका नाम है इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड. तो इक्विलिब्रियम डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली जाती है, प्रोटीन और जो ड्रग, प्रोटीन को और जो ड्रग है उसको लेते हैं एक तरफ मेम्ब्रेन के, और दूसरी तरफ आप कोई भी, जैसे आप आइसोटोनिक कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, जैसे आपका साल्ट सॉल्यूशन हो गया. तो जो ड्रग का क्या है, ड्रग दो फॉर्म में रहेगी आपकी, या तो वो बाइंड रहेगी प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स के फॉर्म में, या फिर वो फ्री रहेगी. तो होएगा क्या कि जब आपकी जो मेम्ब्रेन है उसमें से जो फ्री फॉर्म ड्रग की है वो पार हो जाएगी, वो दूसरी तरफ चली जाएगी मेम्ब्रेन के. तो ऐसा होने से क्या होएगा, जो आपकी जो फ्री ड्रग है उसको आप एक एनालिटिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड. अगर मेरे को इसका कुछ देखता हूँ, अगर कुछ मिल जाए इसका. तो इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड के अंदर आपको एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है. सेलोफेन मेम्ब्रेन भी हो सकती है, कई बार हम एग से भी बना सकते हैं. तो इसके अंदर जैसे दिखाया हुआ है कि एक सैक बनाया हुआ है, इस सैक के अंदर जो बीच में प्रोटीन और ड्रग है और बाहर सॉल्यूशन है. तो जो आपकी कम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगी ड्रग, प्रोटीन और जो ड्रग का कम्प्लेक्स रहेगा वो सैक के अंदर ही रहेगी मेम्ब्रेन के, और जो फ्री ड्रग है वो आपकी बाहर चली जाएगी. बाहर से उसको फिर सॉल्यूशन को लेके आप किसी भी एनालिटिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. इसके बाद अगला मेथड है इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसमें फिल्ट्रेशन से करते हैं. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के. उसके अलावा डायरेक्ट टेक्निक्स है, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लोरीमेट्री है, HPLC है. ये डायरेक्टली आपके प्रोटीन और
जो कम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकती हैं। इसके बाद हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। तो फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग्स, सबसे पहला है जो फैक्टर, प्रोटीन बाइंडिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिपोफिलिसिटी एंड स्टीरियोसेलेक्टिविटी ऑफ ड्रग। Second is concentration of drug in body. The extent of protein drug binding can change with both changes in drug as well as protein concentration. तो जितनी ज़्यादा ड्रग बॉडी में होएगी या कम ड्रग होएगी उसके हिसाब से उसकी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होएगी। तो वैसे तो जो प्रोटीन्स हैं जैसे ह्यूमन सीरम एल्बुमिन है तो उसकी हमेशा कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा ही रहती है, इसलिए जितनी भी ड्रग आएगी वो सारी की सारी उसके साथ बाइंड हो सकती है, वो उसको सैचुरेट नहीं कर सकती। पर अगर कोई ऐसी बाइंडिंग साइट है जिसको ड्रग सैचुरेट कर सकती हो तो ऐसे केस में फिर जो फालतू ड्रग रहेगी वो आपकी फ्री फॉर्म में रहेगी ड्रग। उसके बाद है एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट, ड्रग हैविंग देयर ओन हायर स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो अगर कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है तो ड्रग वहीं पर जाके बाइंड होएगी, नहीं तो वो नहीं होएगी। उसके बाद है प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर्स, फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट। Lipoprotein and adipose tissue tend to bind lipophilic drug by dissolving them in their lipid core. The physiological pH determines the presence of active anionic and cationic group of drug to bind on albumin. इसके बाद है concentration of protein or binding component. The amount of several protein and tissue component available for binding changes during disease state. The number of binding sites on binding site. Albumin has a large number of binding sites as compared to other proteins and is a high capacity binding component. Alpha 1 acid glycoprotein having low concentration and low molecular size, therefore it has limited binding capacity. तो नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स जैसे एल्बुमिन पे ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ड्रग को बाइंड कर सकती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पे कम होती है तो वो कम ड्रग को बाइंड कर सकती है। उसके बाद इंटरेक्शंस क्या होती हैं, कंपटीशन बिटवीन ड्रग फॉर द बाइंडिंग साइट्स उसको कहते हैं। फिर आगे होती है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। अ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन फॉर कॉमन बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन कैन रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड राइज इन फ्री कंसंट्रेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ड्रग विच में एनहांस क्लिनिकल रिस्पॉन्स और टॉक्सिसिटी। इवन अ ड्रग मेटाबोलाइट कैन अफेक्ट डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। If the drug is easily metabolizable or excretable, its displacement results in significant reduction in elimination half life. तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी कोई दो ड्रग्स हैं और उनकी जो बाइंडिंग साइट है वो एक ही है, तो उस बाइंडिंग साइट पे जब वो आएगी तो वो क्या करेगी फिर दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी। अब इससे क्या होएगा, अब जैसे एग्जांपल है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। Administration of phenylbutazone to a patient on warfarin therapy results in displacement of latter from its binding site. The free warfarin may cause adverse hemorrhagic reaction which may be lethal. तो वारफेरिन क्या होती है, एक एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है। तो अगर बंदा एक वारफेरिन थेरेपी पे है और उसको फिनाइलब्यूटाजोन दे दी जाए तो वो क्या करेगा, फिनाइलब्यूटाजोन आएगी वो फ्री उसको वारफेरिन को बाइंडिंग साइट से क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। अब उससे क्या होएगा, फ्री जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वारफेरिन की वो ब्लड में एकदम से बढ़ जाएगी एंड इट में बी लिथल, क्यों क्या करेगी वो हेमोरेजिक हो जाएगी। हेमोरेजिक का मतलब होता है इट विल लीड टू ब्लड लीकेज फ्रॉम द वेन्स और आर्टरीज। तो बंदे के अंदर ब्लड लीकेज हो जाएगी और उसकी डेथ हो सकती है, हेमोरेज कहते हैं उसको। Phenylbutazone is also known to displace sulfonamides from their HSA binding site। ठीक है, तो इसलिए अब इसके अंदर दो तरह की सिग्निफिकेंस हैं इसके। द डिस्प्लेस्ड ड्रग एग्जाम्पल वारफेरिन इज मोर देन 95% बाउंड, हैज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 0.15 लीटर पर kg, shows a rapid onset of therapeutic or adverse effect, हैज़ अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। अब कोई ड्रग जैसे फॉर एग्जांपल वारफेरिन हो जो 95% बाउंड हो, और 95% बाउंड का क्या मतलब है कि अगर आपने 100 mg डोज दिया किसी बंदे को तो उसमें से जो फ्री ड्रग है वो कितनी है, सिर्फ 5 mg है। तो जो सारे का सारा रिस्पॉन्स देगी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी
वो सिर्फ 5 mg ड्रग ही देगी। अब क्या है कि अगर डिस्प्लेसर ड्रग आती है और उसको 5% और फ्री कर देती है, मतलब 5% पहले फ्री थी, वो 5% और फ्री कर देती है, तो ऐसा करने से क्या होएगा, फ्री ड्रग कितनी होगी, 10%। 10% का मतलब क्या है, इट इज़ ट्वाइस द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग। अब इससे क्या हो गया, 100% राइज हो गया ड्रग का, ठीक है, 100% राइज इन फ्री कंसेंट्रेशन हो गया। इससे क्या, इट कैन कॉज सीरियस टॉक्सिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो ये इस तरह से ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। उसके बाद कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। कई बार नॉर्मल बॉडी के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, इसका और ड्रग का आपस में कंपटीशन हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, द फ्री फैटी एसिड लेवल इज इंक्रीज इन सेवरल फिजियोलॉजिक, फास्टिंग, पैथोलॉजिक, डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्कोहल एब्सिस्टेंस। तो ऐसे केसेस में क्या है, फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। द फैटी एसिड विच ऑल्सो बाइंड टू एल्बुमिन इन्फ्लुएंसेस बाइंडिंग ऑफ सेवरल बेंजोडाइजेपीन्स एंड प्रोप्रेनोलोल, डिक्रीज्ड बाइंडिंग एंड वारफेरिन इंक्रीज्ड बाइंडिंग। तो फैटी एसिड बॉडी में बढ़ने से क्या होता है, जो इन ड्रग्स की बाइंडिंग कैपेसिटी है उस वो चेंज हो जाती है। बिलोरुबिन बाइंडिंग टू HSA कैन बी इम्पेयर्ड बाय सर्टेन ड्रग्स एंड इज ऑफ अ ग्रेट कंसर्न इन न्यूनेट्स। तो बिलीरुबिन क्या होता है, ये लीवर से एक प्रोडक्ट होता है जो लीवर छोड़ता है बॉडी के अंदर। तो बिलोरुबिन क्या करता है, ये HSA से बाइंड होता है, ठीक है। अब न्यूनेट्स के अंदर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर इतना अच्छा नहीं बना होता, एंड बिलोरुबिन की जो मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी है इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। Acid drugs such as sodium salicylate, sodium benzoate and sulfonamide displace bilirubin from its albumin binding site. The free bilirubin is not conjugated by the liver of neonates and thus crosses the blood-brain barrier and precipitates the condition called as kernicterus, characterized by degeneration of brain and mental retardation. तो जो बिलोरुबिन है ये लीवर से जो निकलता है ये फ्री हो जाता है इन ड्रग्स के कारण, डिस्प्लेस कर देती हैं इसको एल्बुमिन से, और ये क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर उसका फॉर्म नहीं होता अच्छे से, तो ये उसको पास कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्रेन में जाके क्या करता है, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन कर देता है, ठीक है। तो ये आपका एक काफ़ी ज़रूरी इसके अंदर अफेक्ट है कर्निक्टरस, तो ये कॉज करता है। इसके बाद है एलोस्टेरिक चेंजेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय द ड्रग और इट्स मेटाबॉलिक बलाइट देयर बाय मॉडिफाइंग इट्स बाइंडिंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल, एस्प्रिन इंक्रीजेज द फिनाइल बेटाजोन एंड डिक्रीजेज द फ्लूफेनामिक एसिड बाइंडिंग टू एल्बुमिन। तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ही अफेक्ट कर देती हैं कोई ड्रग्स, उससे उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है। इसके बाद आते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो एज इज़ द फर्स्ट पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अब एज के अंदर क्या है कि अभी हमने बात करी न्यूनेट्स के अंदर एल्बुमिन कंटेंट इज लो इन न्यूबॉर्न, एज अ रिजल्ट द अनबाउंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट प्राइमरली बाइंड टू एल्बुमिन फॉर एग्जांपल फेनाटाइन एंड डायज़ेपाइम इज इंक्रीज्ड। इन्फेंट्स हैं, अभी हमने बात करी उनके अंदर जैसे कर्निक्टरस डोज प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा डिजॉक्सिन जो एक एग्जांपल है, infants suffering from congestive cardiac failure are given a digitalizing dose of 4 to 6 times the adult dose on body weight basis। तो डिजॉक्सिन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बाइंड हो जाती है प्रोटीन के साथ जाके इन्फेंट्स के अंदर, तो इसलिए जो अडल्ट के हिसाब से उसका डोज बनता है उससे 4 से 6 गुना डोज देना पड़ता है उनको, ठीक है। तो एल्डरली के अंदर क्या होता है, इन ओल्ड एज द एल्बुमिन कंटेंट इज लोड एंड फ्री कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट बाइंड प्राइमरली टू इट इज इंक्रीज्ड। Old age is also characterized by an increase in level of AAG and thus decreased free concentration is observed for drug that bind to it। तो इस तरह से जो आपकी इंटर सब्जेक्ट वेरिएशन भी होती है, ठीक है, हर बंदे के हिसाब से अलग अलग उसमें इफेक्ट आता है, किसी में ज़्यादा बाइंड हो जाती है ड्रग, किसी में कम हो जाती है। उसके अलावा डिजीज स्टेट्स के कारण भी बाइंडिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे किसी को हाइपो एल्बुमिनिया है, ठीक है, हाइपो का मतलब कम एल्बुमिन बन रही है, तो उससे फिर फ़र्क पड़ सकता है। हाइपो एल्बुमिनिया होता क्यों है, एजिंग के कारण,
ठीक है, ट्रॉमा, बर्न्स, इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, तो इस तरह से उसको अफेक्ट पड़ जाता है। फिर रिनल फेलियर हो गया, जैसे डिक्रीज एल्बुमिन कंटेंट हो जाएगा, डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग्स हो जाएगी, न्यूट्रल और बेसिक ड्रग्स अनअफेक्टेड रहेंगी। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट हैं, इनको आप एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद अगले उसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोटीन काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग।